अस्सलाम वालेकुम। यार आजकल ईरान और इज़राइल की जंग के ऊपर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जब मैंने भी ये सुना तो मैंने कुछ रिसर्च किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने की कोशिश की। तो जब मैं रिसर्च करता रहा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने विज़िट किया, तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई कि अगर ये जंग होती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। दूसरा, मैंने ये फाइंड आउट किया कि ईरान को आज तक कभी कोई कॉन्कर क्यों नहीं कर पाया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी की। ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पहाड़ी सिलसिले हैं, जिसकी वजह से जो ईरान के दूसरे भी एनिमीज़ हैं, जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उसकी माउंटेन रिजेस में फंस जाते हैं, जहाँ पे फूड सप्लाई करना या फिर जो भी लैंड का डिस्टेंस है, कोई भी व्हीकल वहाँ पे नहीं जा सकता, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई अटैक नहीं कर पाता। दूसरी बड़ी वजह है ईरान की कल्चरल और नेशनल आइडेंटिटी। ईरानी जो सकाफ़त है वो बहुत ज़्यादा पुरानी और रिच इन कल्चर है। वो 1800 साल से एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज और एक ही नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उनके अंदर वो सब चीज़ें इनग्रेव हैं। तो हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी है इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। ईरान के पास इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। उसके साथ साथ इनके पास कुछ मिलिटेंट प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ईरान की मिलिट्री के बारे में इतना मशहूर है कि पिछले 1800 साल से, चाहे वो सासानी एम्पायर हो या सफ़वी डायनेस्टी हो, ईरान को जिसने भी आज तक कॉन्कर करने की कोशिश की है वो नाकाम ही रहा है। हालांकि सफ़वी और सासानी सल्तनतों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे फेल्ड टू कॉन्कर ईरान। और ईरान एक वाहिद मर्द मुजाहिद है जो तने तनहा इजराइल का मुकाबला कर रहा है। अब हम अगर चौथी बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ईरान की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? जब भी ईरान के लिए मुमकिन होता है जंग से बच पाना, वो उस जंग से डिप्लोमेसी के थ्रू बच जाता है। वो चाहता ही नहीं है जंग की तरफ। पांचवी चीज़ जो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो है रिलीजियस इन्फ्लुएंस। जो ईरान में रेवोल्यूशन आया था वो भी रिलीजियस बेसिस पे ही आया था। आयतुल्लाह खुमैनी की जो तहरीक थी वो पूरी रिलीजियस बेस्ड थी, जिसकी वजह से ईरान के अंदर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो मॉडर्न डे ईरान इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनका फेथ और उनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा है टूवर्ड्स दीन एज वेल एज टूवर्ड्स देयर कल्चर एंड नॉर्म्स। अब हम आ जाते हैं वॉर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। अगर ईरान और इजराइल की फुल फ्लैश्ड वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे पहला नुकसान तो क्या है? वॉरफेयर। वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाले हैं। उसके अंदर आपके पास एयर स्ट्राइक्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हैं। कहा जाता है कि ईरान के पास 3 लाख से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा जिस तरह उसने, अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिस तरह इन्होंने फायर किए हैं, ये निशाने पे 90% एक्यूरेटली लगे हैं अकॉर्डिंग टू ईरानी स्पेशल फोर्सेस ग्रुप। तो इनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, जो आयरन डोम की रेंज में नहीं आते। इसी तरह ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। अंडररेटेड से मेरा मतलब है कि किसी को नहीं पता कि वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कितने एडवांस हैं। बाकी सबको तो मैं पता है, जैसे इजराइल बहुत ज़्यादा एडवांस है, बट अभी रिसेंटली ईरान ने एक इजराइल का ड्रोन अपने पास सक्सेसफुली लैंड कर लिया था। अच्छा, वॉर कॉन्सिक्वेंसेस में और क्या हो सकता है? इनकी साइबर वॉरफेयर शुरू हो सकती है। साइबर वॉरफेयर क्या है? हैकिंग। पूरी दुनिया में नेटवर्क अटैक्स होंगे, साइबर अटैक्स होंगे। ईरानी हैकर्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, साथ साथ इजरायली हैकर्स का तो आपको पता है, जिस तरह उन्होंने अभी हिजबुल्लाह के सारे पेजर्स हैक करके उनको ब्लास्ट किया था। तीसरा है न्यूक्लियर कंसर्न्स। किसी को नहीं पता ईरान के पास किस तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। ईरान ने आज तक अपना न्यूक्लियर बज़ाहिर दुनिया के टेस्ट नहीं किया है, बट दे क्लेम टू बी अ न्यूक्लियर नेशन। और अगर इजराइल की बात करूं तो दे ऑलरेडी हैव न्यूक्लियर पावर, दे हैव डिक्लेयर्ड एवरीथिंग। ये चौथा सीन ये है कि ईरान बहुत सारे प्रॉक्सी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है। प्रॉक्सी मिलिटेंट्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ईरान की अगर मैं बात करूं, ईरान के जो प्रॉक्सी मिलिटेंट्स हैं वो इराक़ में भी हैं, वो सीरिया में भी हैं, वो लेबनान हिजबुल्लाह में हैं, इसी तरह यमन के अंदर हैं। अगर ईरान ने उनको एक्टिव किया तो वो अपने तौर पे छोटी छोटी जंगें डिफरेंट इलाकों में करते रहेंगे, जो कि बहुत बड़ी फायर बन सकती है इस पूरे खित्ते के लिए।
अब इसी से बात निकलती है रीजनल इंस्टेबिलिटी की। ईरान अपना बॉर्डर 7 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। उन 7 के 7 कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। एक तो ट्रेड की वजह से, दूसरा जब बराबर में नेबर में अगर मसला चल रहा है तो आपके घर में भी वो मसला पैदा होता है, डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। लोग ईरान से हो सकता है जब बहुत ज़्यादा वॉर की तरफ अगर जाते हैं मामला, अल्लाह ना करे, तो लोग डिस्प्लेस भी होंगे, लोग इधर से उधर जाएंगे, चाहे वो इजराइल के हों चाहे वो ईरान के हों। जो मासूम शहरी हैं वो अपने बच्चों को सेव करने के लिए वो डिफरेंट नियर बाई कंट्रीज़ के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे जब तक कि जंग ख़त्म नहीं हो जाती। उसके अलावा दूसरी नेशंस की इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आसपास के कंट्रीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, यमन है, इराक है, सीरिया है, इस तरह के जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। जो दूसरा बड़ा मसला आएगा वो है ऑयल का, क्योंकि ईरान एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसको 3 समंदर के किनारे लगते हैं। एक तो सबसे पहले तो है पर्शियन गल्फ़, दूसरा ओमान गल्फ़ और तीसरा ये वाला। तो इन तीनों समंदरों में से, इन तीनों बंदरगाहों से ऑयल एक्सपोर्ट होता है। अब अगर मैं गल्फ़ ऑफ ओमान की बात करूं तो इसके पास एक है स्ट्रेट ऑफ हरमुज़, जिसको कंट्रोल ही ईरान करता है। वहाँ से 20% ऑफ द ऑयल ट्रेड होता है। 20% ऑफ द ऑयल ट्रेड का मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसान। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब कंट्रीज़ चलते ही ऑयल के ऊपर हैं और टूरिज़म के ऊपर हैं। जब जंग छिड़ी होगी खत्ते में तो ना टूरिज़म होगा ना ऑयल की सप्लाई हो पाएगी, और स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ जब बंद होगा तो ऑयल की प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जब ऑयल की प्राइस पे फ़र्क पड़ता है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन होती है और तमाम प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। तो इससे अब एक और मसला होगा। इससे मसला क्या होगा कि ग्लोबल इम्प्लीकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल यूएसए एक इजराइल का बहुत बड़ा अलाय है, वो इस जंग के अंदर पार्ट लेगा। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो है ह्यूमैनिटेरियन इफेक्ट। उससे होगा क्या? जब भी इजराइल किसी कंट्री के ऊपर हमला करता है वो सिविलियंस की परवाह नहीं करता, वो अप्रेसर बन के विक्टिम कार्ड प्ले करता है। जैसे गाज़ा में या जैसे फ़लस्तीन में उसने काम किए और फिर दुनिया के सामने ऐसा शो किया कि ये मेरे लिए थ्रेट था, हालांकि वो बेजान लोगों को मार रहा था, वो बेकसूर लोगों को मार रहा है। और स्टिल अभी लबनान में उसने ये काम शुरू कर दिया है। इसी तरह अगर जंग होती है तो वो ईरान में सिविलियन लोगों को मारने से नहीं पीछे हटेगा। वो हर जगह हमले करेगा, जहाँ जहाँ सिविलियन होंगे वहाँ भी, जहाँ मिलिट्री बेसेस होंगी वहाँ भी। बट यहाँ पे अगर हम ईरान की बात करूँ तो ईरान सिविलियंस को अटैक नहीं करेगा। सबसे बड़ा नुकसान क्या हो गया? इंसानों की जानों का नुकसान होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस जंग के नतीजे में, अल्लाह ना करे ये जंग आगे बढ़े, इस जंग के नतीजे में बहुत सारे मासूम लोग डिस्प्लेस भी होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, एजुकेशन सिस्टम तबाह होगा, हेल्थ सिस्टम तबाह होगा दोनों कंट्रीज़ का। जब ये सब चीज़ें होना शुरू होंगी तो इकोनॉमिक फॉल आउट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जब डिस्प्लेस होंगे लोग तो डिफरेंट कंट्रीज़ में सहारा लेंगे। फॉर एग्जांपल तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, आर्मीनिया जाएंगे, इराक जाएंगे, सीरिया जाएंगे। सीरिया में तो वैसे ही हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान आएंगे, इंडिया जाएंगे। तो ये वाले सारे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना होगा, क्योंकि जब एक कैपेसिटी, एक घर की एक कैपेसिटी होती है, उस घर में उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अगर आ जाएँ तो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। और ये सारे कंट्रीज़ जिनका मैंने भी नाम दिया ये वैसे ही ओवर ऑक्यूपाइड हैं। जब इसमें और लोग आना शुरू होंगे तो मसले होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगी और साथ साथ थ्रेट्स भी बढ़ेंगी। आखिर में हम यही दुआ करते हैं कि यार अल्लाह ताला हक़ पे जो है उसको फतह-याब करे। और एक ही मर्द मुजाहिद है इन सारे कंट्रीज़ के अंदर, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में से ईरान जो वाहिद तने तनहा इजराइल का मुकाबला कर रहा है। दुआ करते हैं कि वो फतह-याब हो।